Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. So let's start our topic, mechanism of cleavage. क्लीवेज जो है ये बेसिकली माइटोसिस से ज़रा फास्ट प्रोसेस है और ये बाइफेसिक सेल साइकिल है। माइटोसिस में दो स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेस। इसके अंदर ये बाइफेसिक सेल साइकिल है, इट्स मीन इसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, एम फेस एंड एस फेस। एम फेस माइटोसिस एंड एस रिलेट टू डीएनए रेप्लिकेशन। सो biphasic cell cycle, and second is माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर में ये है कि फर्टिलाइजेशन से क्लीवेज तक के सफ़र में कुछ प्रोटीन्स का रोल है, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो है माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। अब इनको फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया मियोटिक सेल डिवीजन फ्रॉग के एग सेल में। नेक्स्ट ये रोल प्ले करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी, मींस फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइज्ड एग तक का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी ये रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है साइक्लिक एक्टिविटी माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर की। इसके अंदर क्या होगा, एम फेस माइटोसिस एंड एस फेस इज डीएनए रेप्लिकेशन। एम फेस में इसमें जो सेल्स है आप उसे एम फेस में भी स्टे करवा सकते हो और एस फेस के अंदर भी उसे स्टे करवा सकते हो। अगर एम फेस में क्या है कि माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है और एस फेस में माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर की ब्रेक डाउन हो जाती है। अगर अभी इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमने सेल को एम फेस के अंदर रखना है तो हमें माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर की ज़रूरत है, इसका लेवल जो है वो हाई करना पड़ेगा। अगर हमने उसको सेकंड फेज़ एस फेज़ में भेजना है, हमने माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर का लेवल लो कर देना है। अगर हम एस फेज़ में हैं और हम उसे माइटोसिस में भेजना चाहते हैं, हमें एमपीएफ को बढ़ाना पड़ेगा। और एस फेज़ में तो जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, ब्रेक डाउन है, सो वो एम फेज़ के अंदर चला जाएगा। कुछ जो सेल्स हैं उन्हें माइक्रो इंजेक्ट किया गया और माइटोसिस फेज में आ गए, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो गया, क्रोमोसोम फॉर्म हुए और नेक्स्ट क्रोमोसोम की डिवीजन हुई एस फेज, और एस फेज फॉर्म हुआ। और इस डिवीजन में रोल प्ले करती है, इसमें साइक्लिन बी ब्रेक डाउन होती है। साइक्लिन बी ब्रेक डाउन मैं बताती हूँ, ये जो है ये सब यूनिट है माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर का। जो साइक्लिन बी है ये बेसिकली क्या करवाता है, ये माइटोसिस को प्रोमोट करवाता है। हमें पता है कि एक नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है कि G1 फेस, G2 फेस, एम फेस, ये सारे स्टेज से गुजरता है। अगर एक सेल कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट हो जाता है वो G0 फेस, G0 फेस के अंदर चला जाता है। ठीक है, माइटोसिस किस तरह से करवाता है, एस फेस में जो है साइक्लिन बी इकट्ठी हो जाती है, माइटोसिस शुरू करवा देती है, प्रमोट करवाती है। जब माइटोसिस कंप्लीट होती है ना तो ये जो है लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेप पर आने तक ये जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और सेल दोबारा एस फेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, एस फेस में साइक्लिन बी इकट्ठी हुई, माइटोसिस शुरू करवाई। जब माइटोसिस हो गई तो लास्ट स्टेज में जो है इसकी ब्रेक डाउन हो गई और सेल जो है वो एस फेस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जो है एस फेस में एमपीएफ का लेवल भी लो है। ठीक है, नेक्स्ट अब जिस तरह राइबोसोम के सब यूनिट की बात की थी ना, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट, इसी तरह इसमें भी लार्जर सब यूनिट साइक्लिन बी और स्मॉलर सब यूनिट है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, एस फेस में साइक्लिन बी जो है वो इकट्ठा हुआ, ठीक है, और इसे इनकोड करता है मैसेंजर आरएनए। अब जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ना, इस ये बेसिकली क्या करवाता है, ये एक्टिवेट करवाएगा। अब ये जो साइक्लिन बी बनी है ना एस फेस में के इकट्ठी हुई, अब इसने एक्टिवेट करवाना है स्मॉलर सब यूनिट को। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन इसने इसे एक्टिवेट करवाया। नेक्स्ट इसका क्या रोल होगा, फास्फोराइलेशन प्रोटीन्स में रोल प्ले करेगा। लेमिना प्रोटीन्स यानी न्यूक्लियर एनवेलप की साइड पोर्शन में कुछ प्रोटीन्स मौजूद होंगे जिसे लेमिना प्रोटीन्स कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की 5 टाइप्स हैं और इसमें एक लिंकर प्रोटीन होगी, हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन कंडेंसेशन में, स्पिंडल फाइबर्स में, और इसे न्यूक्लियर जीनोम की वजह से कंट्रोल नहीं किया जाता। साइक्लिन बी है जैसे कि उसे कोई और प्रोटीन्स कंट्रोल करेंगे, न्यूक्लियर जीनोम नहीं। अब नेक्स्ट जो है
अब साइटोप्लाज्मिक जो है इंफॉर्मेशन जो है जब उधर कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट चेंजेस आएंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स जब अपना रोल प्ले करेंगे, क्लीवेज भी इसका मतलब है हो रही है। अब जब जो साइटोप्लाज्म है अपनी जो है इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा और उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। अब जो चेंजेस हैं वो किस तरह से आएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होगी मैसेंजर आरएनए में, और मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन इस स्टेज को बोलेंगे, और बायफेसिक सेल साइकिल जो क्लीवेज को बोला था इसमें जो है G1 G2 फेस बनेंगे, जिसे पोस्ट सिंथेटिक एंड प्री मियोटिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेल्स हैं माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर के, वो सेल्फ मेड फैक्टर्स बाय एवरी सेल टू कंट्रोल MPF, वो सेल्फ मेड फैक्टर्स बनाएंगे जो हर सेल है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगी मैसेंजर आरएनए की, उसमें स्टार्ट होगी जो प्रोटीन्स को इनकोड करवाएंगे, और उनमें जो है वो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। कुछ के अंदर इस तरह से होता है कि अगर कुछ के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाती है तो सेल डिवीजन वो अपने सेम ऑर्डर में चलती रहती है जिस तरह हो रही होती है, लेकिन कुछ एम्ब्रियोज के अंदर क्या होता है कि सेल डिवीजन तो वैसे ही हो रही होती है, लेकिन उनके अंदर फ़र्क क्या पड़ता है के अंदर के वो गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुलेशन के अंदर नहीं जो है वो स्टार्ट कर सकते, क्योंकि उनमें जो है वो मैसेंजर आरएनए फॉर्म नहीं करता और जो कि प्रोटीन्स को इनकोड करवाता है, और जो प्रोटीन्स को जब इनकोड नहीं होंगी तो वो प्रोटीन्स तो रोल ही गैस्ट्रुलेशन में परफॉर्म करती हैं, तो उस वजह से जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो प्रोसेस नहीं कंटिन्यू हो सकेगा। अब जो नेक्स्ट है वो है साइटोस्केलेटल मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस। साइटोस्केलेटल मीन्स साइटोस्केलेटन, जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जिसमें प्रोटीन एक्टिन होती है। और माइटोसिस के दो स्टेप की बात की गई है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के लिए कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल जिसमें ट्यूबलिन प्रोटीन और ट्रेसेस ऑफ आरएनए चाहिए होते हैं, और साइटोकाइनेसिस के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स और एक्टिन, और ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं एग के माइक्रोविलाई के अंदर, और जो स्पर्म का एक्रोसोमल पार्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में ये कि जो डॉटर सेल्स जो हैं वो साइटोकाइनेसिस से ही बनते हैं, और सेल जो है वो एबल टू गो इनटू माइटोटिक फेज। ठीक है, और ये जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स और स्पिंडल फाइबर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट क्लीवेज फरो की बात है जो कि साइटोकाइनेसिस में बनते हैं। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होते हैं, क्लीवेज फरो में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होते हैं, और वो जो है ये एग के कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। एग के कॉर्टेक्स रीजन के अंदर में जो है ये पाए जाते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स के जो बैंड्स बनते हैं उन्हें देख सकते हैं, वो 0.1 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, 8 to 10 माइक्रोमीटर उनकी लेंथ होती है। ठीक है, अगर इसकी जो है वो डायग्राम देखी जाए तो क्लीवेज फरो की कि किस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल बैंड्स जो हैं वो फॉर्म हो गए। ठीक है, सेंट्रोसोम के साथ जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी परपेंडिकुलर हैं। स्पिंडल फाइबर अब ये इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसमें देखिए सेल जो हैं वो अंदर की तरफ डंस रहे हैं, अंदर की तरफ पिंच है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ये सेंट्रोसोम है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ना जो साइटोकाइनेसिस में फॉर्म होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, और ये हो गई माइक्रो ट्यूब्यूल्स। अच्छा, इसमें एक और है कि जो है 1923 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट देखा गया जिसमें जो कैरियोकाइनेसिस है ना, हमें पता है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के साथ लिंक्ड होती है। ठीक है, इंसेक्ट के एग के अंदर क्या होता है कि ये कनेक्ट नहीं होती, ज़्यादा कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, और साइटोकाइनेसिस जो होती है ना वो उसके बाद होती है जब बहुत ज़्यादा कैरियोकाइनेसिस हो जाती है। इंसेक्ट में ये रूल फॉलो नहीं होता। तो अगर आपने आर्टिफिशियली ये जो कंडीशन है वो प्रोड्यूस करवाने के पहले सारी कैरियोकाइनेसिस हो जाए और फिर जो साइटोकाइनेसिस हो, तो एक ड्रग है साइक्लोक्लैसिन बी, इसकी हेल्प से आर्टिफिशियली जो है हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो मैकेनिज़्म ऑफ क्लीवेज की।
इसमें जो है बाइफेसिक सेल साइकिल के बारे में देखा, साइक्लिक एक्टिविटी एमपीएफ की देखी, नेक्स्ट जो है साइक्लिन बी लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट का रोल देखा, फिर इसमें जो जो चेंजेस आई और फिर साइटोस्केलेटल जो मैकेनिज्म है माइटोसिस का वो देखा। अल्लाह हाफिज़।